So we will start with a very quick revision of last session. पिछले लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स। मैथमेटिकल मेथड्स के दो पार्ट्स है। पहला है वेक्टर्स एंड स्केलर्स, दूसरा पार्ट है कैलकुलस। कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को बाद में देखेंगे, पहले हमारा फोकस होगा ऑन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो एज यू रिमेंबर, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड either as scalar or as vector। तो चैप्टर 1 में हमने क्लासिफिकेशन किया था बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। इस केस में हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्केलर एंड वेक्टर। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड either as scalar quantity or as vector quantity। Scalar quantities are those quantities which require only magnitude for their complete description। A physical quantity which requires only magnitude for its complete description is known as scalar quantity। बहुत सारे एग्जाम्पल है, विल मेंशन फ्यू। लेंथ, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5 मीटर, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी 5 मीटर, तो यूनिट है वो तो रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल टाइम इज 10 सेकेंड, तो यू नीड ओनली मैग्नीट्यूड, सेकेंड इज यूनिट। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए यू नीड ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब ओनली नंबर, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, फिर आता है वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो रिमेंबर, वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलोन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज हमने कल देखे थे। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस ये स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर होता है। स्पीड ये स्केलर होता है, वेलोसिटी ये वेक्टर होता है। एक्सेलरेशन is a vector quantity, force is a vector quantity, momentum is a vector quantity, etc etc। गुड। और अगर हमको वेक्टर को डिनोट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेक्टर जहां से स्टार्ट होता है वहां से हम लोग एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, मतलब एरो हेड देना पड़ेगा। तो जहां से वेक्टर स्टार्ट होगा वहां से और जहां पे वेक्टर खत्म होगा वहां तक एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यूज करोगे आप टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। तो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। द पॉइंट फ्रॉम वेयर वेक्टर स्टार्ट्स इज कॉल्ड एज टेल and the point where it ends is called as head। The length of the directed line segment drawn to scale gives magnitude of vector and arrowhead gives डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और अगर मुझे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये डायग्राम है, लेकिन सिंबॉलिकली करना है तो आई विल राइट डाउन पी क्यू बार। पी क्यू बार मतलब वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम पी एंड एंड्स एट क्यू। अगर मैं लिखता हूँ क्यू पी बार, तो इट विल मीन दैट द टेल इज एट क्यू एंड द हेड इज एट पी। और इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू लेटर्स, मुझे एक सिंगल लेटर यूज करना है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए बार, एक्स बार, जो भी आपको नोटेशन लेना हो। और अगर आपको वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, ओनली मैग्नीट्यूड, तो ओनली मैग्नीट्यूड के लिए दो नोटेशन है। वेक्टर को मॉड में लिखो या फिर जस्ट राइट डाउन ए विदाउट एनी बार ऑन इट। क्लियर? तो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड, डू नॉट राइट डाउन बार और राइट डाउन वेक्टर इन मैग्नीट्यूड, इन मतलब इनसाइड मॉड्यूलस, इनसाइड मॉड। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स यस्टरडे। 5 हमने डिटेल में देखे थे, 6 सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ था। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहला वेक्टर हमने देखा था नल वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अ वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड विथ अ गिवन डायरेक्शन, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, सिर्फ डायरेक्शन है, उसको बोलते हो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। और इसको डिनोट कैसे करते हो? जीरो बार। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब मूविंग नहीं है, मूविंग नहीं है मतलब वेलोसिटी कितना है? जीरो।
लेकिन उसका डायरेक्शन है, तो दैट विल बी जीरो वेक्टर। एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको रॉकेट का। इफ आई हैव रॉकेट विच इज ऑन द लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल पे है, लॉन्च हुआ नहीं है, लॉन्च हुआ नहीं है मतलब एट रेस्ट है, तो वेलोसिटी कितना, जीरो। जब भी होगा तब कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, वर्टिकली अप, मतलब डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो। सच वेक्टर इज नोन एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नंबर टू, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर is a single vector which gives the same effect or which produces the same effect as that of all the vectors together. डिनोट करते हो आर बार से। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, ये याद रखना। रिजल्टेंट जहां भी बोलोगे तो सिंगल वेक्टर आएगा, which produces the same effect as that of all the vectors combined together। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैं वापस बता देता हूँ। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक पॉइंट से डिस्प्लेस किया, तो फॉर एग्जांपल ये ए से गया बी पे, फिर मैंने इसी ऑब्जेक्ट को बी से किसी और पॉइंट पे डिस्प्लेस कर दिया सी पे, फिर हमने इसी को सी से किसी और पॉइंट पे डिस्प्लेस कर दिया डी पे। ओके, बट अल्टीमेटली वो जो ऑब्जेक्ट था वो कहां से कहां गया, ए टू डी। मतलब मैं ये ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर दिखाने की जगह पे मैं सिंगल वेक्टर यूज कर सकता हूँ, और ये सिंगल वेक्टर ने फाइनली वही काम किया जो तीनों ने मिलकर किया था, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर आर बार। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो हमको टॉपिक स्टार्ट करना है उसमें ये इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ ऑल द वेक्टर्स कंबाइंड टुगेदर। और एक चीज याद रखना, आज वैसे होगा ही रिपीट, ये जब हम लोग अलग अलग वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं ना, ए बी बी सी सी डी, तो ये सारे वेक्टर सेम टाइप के होने चाहिए। मतलब अगर ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, बी सी भी डिस्प्लेसमेंट होगा और सी डी भी डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ए बी फोर्स है तो बी सी भी फोर्स है और सी डी भी फोर्स है। अगर ए बी वेलोसिटी है तो बी सी और सी डी भी वेलोसिटी है। वो ऐसा क्यों है वो आगे समझ में आएगा। इसके बाद हमने देखा था, इफ यू रिमेम्बर, याद है, नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कभी भी एक गिवन वेक्टर के बाद डिफाइन होता है, मतलब पहले एक गिवन वेक्टर होना चाहिए। तो नेगेटिव वेक्टर और गिवन वेक्टर, सॉरी, नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर इज विद रिस्पेक्ट टू सम गिवन वेक्टर। हमारे पास ऑलरेडी एक वेक्टर था ए बार, हमको डिफाइन करना है ए बार का नेगेटिव। तो ए वेक्टर का नेगेटिव होगा कोई और वेक्टर, लेट अस से बी, सच दैट इट हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो डिफाइन करने के लिए बहुत सिंपल है, नेगेटिव वेक्टर बी बार ऑफ अ गिवन वेक्टर ए बार इज अ वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अगेन, जब आप नेगेटिव वेक्टर डिफाइन करते हो तो वापस से वही कंडीशन है, बोथ वेक्टर्स मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। एक अगर डिस्प्लेसमेंट तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। एक फोर्स तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, फोर्स। नंबर फोर्थ, इक्वल वेक्टर्स और टू वेक्टर्स, लेट अस से ए बार एंड बी बार। तो हमारे पास दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार, दे आर इक्वल। तो दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ तीन कंडीशंस थे। कौन से तीन कंडीशंस थे, both of these should have same magnitude, same direction, and must represent same physical quantity. So two vectors are said to be equal vectors if and only if both vectors have same magnitude, same direction, and represent same physical quantity. इसके बाद हमने देखा था, क्या थे, कौन सा वेक्टर था इसके बाद, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कहाँ यूज करते हो, टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट। अब ये कहाँ यूज होता है वो भी समझ लो। ये आपको सबसे ज्यादा मोशन में लगेगा, जब हम लोग मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन दैट केस वी विल रिक्वायर पोजीशन वेक्टर। अभी ऐसा क्यों, फॉर एग्जांपल मोशन मतलब क्या होता है बाय द वे, चेंज इन पोजीशन, या तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मतलब फॉर एग्जांपल
अभी इस टाइम पे शायद 2:10 हुए होंगे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, 2:11 पे किसी और पॉइंट पे गया, 2:12 पे कहीं और गया, तो ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन। अदरवाइज और एक डेफिनेशन भी होता है इसका, सपोज मेरे पास टाइम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आई डोंट हैव वॉच, तो फिर अभी मैं ये बोल नहीं सकता ना कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। तो होता क्या है कि जब भी ऑब्जेक्ट मूव होता है तो पोजीशन के साथ साथ सराउंडिंग भी चेंज होता है ना चेंज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, सराउंडिंग में व्हाइट कलर का बोर्ड है, यहाँ पे सराउंडिंग में ब्लैक कलर का बोर्ड आ गया। तो whenever an object changes position with respect to surrounding is also known as motion। तो जब भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से आई हैव एन ऑब्जेक्ट, अ स्मॉल बॉल, इट इज मूविंग, मूव हो रहा है, इट इज मूविंग समवेयर ऑन दिस प्लेन, तो इन दैट केस इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन। तो हमको सबसे पहले पोजीशन बताने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। अब जिनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता ही नहीं, कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जब भी आप पोजीशन एक्स वाई के टर्म में लिखते हो उसको क्या बोलते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर आप आर थीटा लिखते हो, आर एंड थीटा, रेडियस एंड एंगल, उसको बोलते हो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फिलहाल आपको लगेगा नहीं, वो 12th में आएगा, जब आएगा तब देखेंगे। तो पूरे 11th में मोर और लेस हम लोग यूज करेंगे एक्स वाई जेड, और इसको क्या बोलते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर पहले ये पार्टिकल ए पॉइंट पे था तो इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी कैन शो इट्स पोजीशन विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, इसको बोलते हो पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन कैसे किया था, अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू origin of a given Cartesian coordinate system is known as position vector। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि पोजीशन वेक्टर का जो टेल है इट इज ऑलवेज एट ओरिजिन, और हेड है इट इज ऑलवेज एट द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट ए से मूव होके बी पे आ गया तो पोजीशन चेंज हुआ, मतलब पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। तो मैं अब नया पोजीशन बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ न्यू वेक्टर बी बार। गुड। अब इससे भी रफ रफ आप सीख रहे हो, आगे जाके देखोगे कि हमको वेक्टर्स को लिखना कैसे है, ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तब काम में आएगा। तो फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, पोजीशन वेक्टर गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां तक कल हमने डिटेल में देखा था। यूनिट वेक्टर वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड, लेकिन हमको यूनिट वेक्टर को डिटेल में देखना बाकी है। तो यूनिट वेक्टर एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कहाँ काम में आते हैं, टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, हमारे पास एक वेक्टर है ए बार, हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका डायरेक्शन सेम हो एज दैट ऑफ ए बार बट मैग्नीट्यूड 1। क्योंकि ये जो ए बार वेक्टर है इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि ए बार का मैग्नीट्यूड 1 ही हो सकता है 10 यूनिट्स है, हो सकता है 15 यूनिट्स है। तो हमको क्या चाहिए, नया वेक्टर, किसके डायरेक्शन में, ए बार के डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, लिखा हुआ डेफिनेशन में, यूनिट वेक्टर a vector having unit magnitude in a given direction is known as unit vector। तो पहले डिफाइन कर देते हैं फिर देखते हैं बनाएंगे कैसे। a vector having unit magnitude, a vector having unit magnitude in a given direction, in a given direction is known as unit vector, is known as unit vector। तो यूनिट वेक्टर समझने के लिए सबसे पहले हमने एक वेक्टर ले लिया ए बार। अब मुझे ए बार के डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। तो आई वांट अ न्यू वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 बट डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ ए बार, डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ ए बार। अब प्रॉब्लम क्या है
नल वेक्टर हम कैसे डिनोट करते हैं? 0 बार से, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0। तो सिमिलरली मुझे ये पता करना है, या मुझे यूनिट वेक्टर का नोटेशन चाहिए अलग, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बी बार बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपको समझेगा कैसे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है? समझ में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि जब आप बार लिखते हो तो बार इस जनरल नोटेशन फॉर वेक्टर, हो सकता है इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है नहीं भी हो। तो फिर हम लोगों को यूनिट वेक्टर के लिए नया नोटेशन चाहिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए दो नोटेशन यूज होते हैं। अभी आपको यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में चाहिए? किस डायरेक्शन में चाहिए? ए बार के। तो यूनिट वेक्टर आपको चाहिए ए बार के डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे? ए यूज करेंगे, उसके ऊपर कैप लिख देंगे, चलता है ए कैप। ये ए कैप लिखने का रीजन ये था कि आपको ये समझ में आना चाहिए, ये ए कैप मैग्नीट्यूड कितना है? 1, डायरेक्शन किसका है? ए बार का। या फिर दूसरा नोटेशन है यू ए कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, ए बार सॉरी, यू ए कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। क्लियर? राइट। अब हाउ टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इज वेरी सिंपल। जो मेरे पास वेक्टर था ए बार, सपोज इमेजिन इस ए बार का मैग्नीट्यूड है 10। हमको जो नया वेक्टर बनाना है उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 1। तो किससे डिवाइड करोगे? 10। सपोज ए बार का मैग्नीट्यूड है 5 और मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो किससे डिवाइड करूंगा? 5। तो इन शॉर्ट एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम लोग? मॉड ऑफ ए बार, या फिर सिंपली यू कैन राइट डाउन ए बार बाय ए, इसको बोल देंगे ए कैप। तो नया डेफिनेशन बन गया। तो यूनिट वेक्टर का न्यू डेफिनेशन क्या है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। सो वेक्टर, a vector divided by its own magnitude, a vector divided by its own magnitude is known as unit vector, is known as unit vector. And this is really important also, क्योंकि अभी आपको मिल गया, क्या मिल गया? ए कैप। क्या है ए कैप? ए बार बाय ए। तो व्हाट इज ए बार फ्रॉम हियर? ए कैप। तो ए बार इज ए कैप, सिंपल। ये ए कैप आपको आगे काम में आएगा। ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर इस ए बार अपॉन ए, तो व्हाट इज ए बार? ए इंटू ए कैप। तो आगे काम में आएगा ये। यहां तक क्लियर? तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 इन अ गिवन डायरेक्शन। इसको हमने डिफाइन ही किया है फॉर स्पेसिफाइंग डायरेक्शंस। अब कहां कहां यूज होता है? अगर मैं लिखता हूं आई कैप, तो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं लिखता हूं माइनस आई कैप, तो दैट इज माइनस एक्स एक्सिस। अगर मैं लिखता हूं जे कैप, तो दैट इज वाई एक्सिस। और अगर मैं लिखता हूं माइनस जे कैप, तो दैट इज माइनस वाई एक्सिस। नाउ इफ आई राइट डाउन के कैप, that is z-axis, and if I write down minus k cap, that is minus z-axis. तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब प्रॉब्लम क्या है? ये 3D सिस्टम है, 3 डायमेंशन है इसमें, राइट? देखो मैं वापस बता रहा हूँ। तो आप कितने डायमेंशन में जीते हो? 4 में। एक्स वाई जेड और टाइम। टाइम इज 4 डायमेंशन, राइट? तो उसमें से 3 डायमेंशन स्पेस के है, एक टाइम है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और जेड एक्सिस कहाँ पे आ रहा है? बाहर। आप बोलोगे इसको जेड क्यों बोला? तुम वाई बोल दो। एक्सिस के नॉमेनक्लेचर, नाम में कुछ नहीं है। इसको एक्स बोल रहे हो चलेगा, इसको वाई बोल रहे हो ओके, इसको जेड बोल रहे हो फाइन, इसको एक्स बोल रहे हो ओके, इसको जेड बोल रहे हो तो भी चलता है, इसको वाई बोल दो फिर। तो एक एक्सिस बोर्ड से मतलब स्क्रीन से सीधा कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। कहाँ पे आ रहा है? बाहर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम लोग एक एक्सिस को
बाहर की तरफ दिखाई नहीं सकता। कैसे दिखाऊंगा बाहर आ रहा है? उसके लिए फिर आपको 3D गॉगल पहनना पड़ेगा, है ना। तो 3D मूवी में यही तो होता है। जो पुराना टेक्नोलॉजी था मूवीज का वो 2D था, क्योंकि आप स्क्रीन पे देखते थे, आपको दिखता नहीं था कि गाड़ी आपके ऊपर ही आ रही है, सीधा दिखता था कभी। लेकिन 3D के बाद क्या होता है, 3D में वॉट एवर यू आर सीइंग इट लुक्स लाइक कि वो सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा है। तो तुम्हारे पास मतलब स्क्रीन के बाहर। तो तीसरा डायमेंशन कहाँ पे है? कहाँ पे है? टुवर्ड्स यू। अभी मैं कैसे दिखाऊं, नहीं दिखा सकता ना, तो हम लोग यहाँ पे साइड वाइज दिखा देते हैं। तो साइड वाइज दिखाना मतलब ये जो तीसरा एक्सिस है इट इज कमिंग आउटसाइड। तो ये एक्स, इसको तुमको वाई बोलना है वाई, इसको बोलना है जेड तो बोल दो जेड। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा था? आई कैप। वाई के अलोंग कौन सा था? और जेड के अलोंग कौन था? के कैप। और एक्स वाई और जेड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आई कैप जे कैप के कैप आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गुड। तो फिलहाल टेम्पररीली यूनिट वेक्टर का इतना नॉलेज सफिशिएंट है। आई कैप जे कैप एंड के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बाद में करेंगे आज या कल जैसे हुआ, तब समझेगा कि ये आई कैप जे कैप और के कैप का डायरेक्शन भी पता होना, एंगल्स भी पता होना, इट इज टू इंपॉर्टेंट। अब वी ऑल्सो यूज आई कैप जे कैप एंड के कैप फॉर डायरेक्शंस ऑन अर्थ। अर्थ पे भी डायरेक्शन के लिए हम लोग आई कैप और जे कैप यूज करते हैं मोस्टली। तो अर्थ पे डायरेक्शंस के लिए अभी और एक चीज समझ लो, ये ईस्ट है, ये कौन है? वेस्ट। ईस्ट से, ईस्ट से हमेशा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन होता है? नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसा घूमता है ना, मैं उल्टा घुमा रहा हूं, एंटी उल्टा। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यू स्पेसिफिकली यू। तो सपोज अभी तुम क्लास में गड़बड़ कर रहे हो, तुमको मैंने उठाया यहाँ से और सारा डेजर्ट में छोड़ के आ गया। डेजर्ट तो डेजर्ट है, हर जगह पे रेत ही रेत है, वहाँ साइन बोर्ड तो है नहीं। तो फिर अभी घर पे वापस कैसे पहुंचोगे? सारा डेजर्ट अफ्रीका में है, अफ्रीका इंडिया के वेस्ट में है, तो इंडिया सारा डेजर्ट के ईस्ट में हुआ, ईस्ट में हुआ ना। तो फिर कैसे पता लगेगा तुमको डायरेक्शन? क्योंकि सब साइड तो सेम ही दिख रहा है, कैसे समझेगा? तो आपको ये पता होना चाहिए, नाइट स्काई में एक स्टार ऐसा है, एक ही ऐसा स्टार है जिसका पोजीशन कभी चेंज नहीं होता। पोलार स्टार, पोल स्टार बोलते हो उसको आप। और वो स्टार हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। कहाँ पे? नॉर्थ। तो तुमको नॉर्थ पता है, और तुमको नॉर्थ पता है, और तुमको बेसिक फिजिक्स पता है ना। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज में कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। तो अगर मुझे वो पोल स्टार यहां दिख रहा है इस तरफ, तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ? नॉर्थ। मैं ऐसा घूम जाऊंगा तो ये कौन सा हुआ? तो चलते जाओ ईस्ट की तरफ। वैसे बीच में ओशन भी है। हाँ, गुड। तो फिजिक्स का नॉलेज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, एग्जाम में मार्क्स के लिए नहीं, रियल लाइफ में भी काम में आता है। तो ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इज नॉर्थ, नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 पे ईस्ट, ये है आपके पास साउथ। और आपको पता होना चाहिए देन ऐसे भी डायरेक्शंस है, इसको आप बोलते हो नॉर्थ ईस्ट। और हमारे यहाँ पे जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सुना है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सुना है? सुना है? सुना है? नहीं सुना? मणिपुर का नाम नहीं सुना कभी? मेघालय नहीं सुना कभी? नहीं सुना? तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्यों बोलते हो? कि वो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ मतलब कश्मीर की तरफ, ईस्ट मतलब कोलकाता की तरफ, तो वो कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट। और इतना ही खत्म नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईस्ट से 45 पे है और नॉर्थ से भी 45 पे। गुड। और ये जो डायरेक्शन है साउथ, ये डायरेक्शन आ गया साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ और वेस्ट में है।
तो ये भी 45 बनाएगा एंगल। उसके बाद you should also know this is southeast and this is northwest. Now why it is so important? अगेन ईस्ट को हम लोग बोलते हैं आई कैप, क्या बोलते हैं? तो वेस्ट क्या हो गया? माइनस आई कैप। नॉर्थ को बोलते हो जे कैप और इसको बोलते हो। अब पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए, नॉर्थ तो ऊपर है, ऊपर को तो हम के कैप बोल रहे थे, तो जे कैप क्यों बोल दिया इसको फिर? ये डायरेक्शन अर्थ के सरफेस पे है, सरफेस पे। सिर्फ ऐसा है कि मैं सरफेस पे ड्रॉ करूंगा तो तुमको वहां दिखेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है, सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तुमको दिखेगा क्या? तो मैं तुमको दिखा कैसे रहा हूं? थोड़ा इमेजिन बढ़ाओ। जो डायरेक्शंस है वो सरफेस पे है, ऊपर नहीं है, सरफेस पे है। सिर्फ आपको क्या प्रॉब्लम है ना, मैं आपको हॉरिजॉन्टल चीज को वर्टिकल करके दिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे बोर्ड, क्योंकि बोर्ड वर्टिकल है तो बोर्ड को सुलाना पड़ेगा ऐसा। तो बोर्ड क्या है? वर्टिकल। इसका मतलब नॉर्थ वर्टिकली अप नहीं है, वर्टिकली अप मतलब के कैप होता है। उसको आप बोलते हो अल्टीट्यूड, क्या बोलते हो? या फिर हाइट। ओके। और माइनस के कैप कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इनसाइड अर्थ, राइट। उसको क्या बोलते हो? डेप्थ। तो आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप ये कहाँ पे होते हैं? अर्थ के सरफेस पे। के कैप कहाँ पे होता है? वर्टिकली अप मतलब अल्टीट्यूड। माइनस के कैप कहाँ होता है? वर्टिकली डाउन मतलब इनसाइड द अर्थ। क्लियर? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सारे के सारे चीजें हमको मोशन चैप्टर के लिए लगने वाले हैं, इसलिए हम आज सीख रहे हैं यहाँ पे। मोशन चैप्टर में अगर आपको बोला होगा एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट मतलब कौन सा डायरेक्शन? आई कैप। तो वहां पे आपको सिर्फ आई कैप ही दिखेगा। अगर बोला होगा एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, क्या दिखेगा वहां पे? जे कैप। अगर बोला होगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 50 मीटर ड्यू साउथ, -50 साउथ, -50 जे कैप। अगर बोला होगा आपको एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग नॉर्थ ईस्ट, तो कौन से वेक्टर दिखेंगे वहां पे आपको? आई कैप और जे कैप, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है जहां पे आई कैप और जे कैप है, और दोनों कौन है? पॉजिटिव है। दोनों कौन है? पॉजिटिव है। तो जहां पे आपको आई कैप और जे कैप दोनों पॉजिटिव दिख जाए, वो डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट, बराबर। अगर अगर मेरे को माइनस आई कैप लेकिन प्लस जे कैप दिख रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट, माइनस आई कैप एंड प्लस जे कैप। अगर मुझे दोनों माइनस माइनस दिख रहे हैं, साउथ वेस्ट। और मुझे अगर आई कैप प्लस लेकिन जे कैप माइनस दिख रहा है, तो साउथ ईस्ट। तो ओनली बाय लुकिंग एट आई कैप जे कैप और माइनस की प्लस यू कैन टेल डायरेक्शंस, बराबर। तो आई कैप जे कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। माइनस आई कैप माइनस जे कैप मतलब साउथ वेस्ट। माइनस आई कैप प्लस जे कैप साउथ ईस्ट, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट कौन? माइनस आई कैप प्लस जे कैप। गुड। तो यहां तक क्लियर हो गया। डायरेक्शंस के लिए हमको लगते हैं यूनिट वेक्टर्स। क्लियर यहां तक? तो दीज आर 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स: जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। अब हमको देखना है वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशन का मतलब ऐसा, जैसे दो नंबर को आप क्या क्या करते हो? दो नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट। वैसे ही आप वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सिर्फ इतना है कि जो नंबर्स के लिए रूल्स ऑफ अलजेब्रा है, वो रूल्स ऑफ अलजेब्रा वेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे नए रूल्स आएंगे। तो वी वांट टू सी इन द नेक्स्ट टॉपिक कि हम वेक्टर्स के साथ कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर ऑपरेशंस। तो सबसे पहला ऑपरेशन है, सबसे पहले हम लोग एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर।
multiplication of a vector by a scalar. For example, let me take a vector p bar और मेरे पास एक स्केलर है s. स्केलर मतलब सम नंबर, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.5 11.5 एनीथिंग. तो मेरे पास एक वेक्टर था p बार, एक स्केलर है s. स्केलर है तो मैंने बार नहीं लिखा क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड. और अगर मैं इस वेक्टर को इस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब क्या हो जाएगा, एस पी बार. एस स्केलर है और पी वेक्टर है, तो एस के ऊपर बार मत लिखना. तो रिमेंबर, मैं एग्जांपल से ही बता देता हूं. चलो ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. लेट अस से एस की वैल्यू है 2. मैंने वेक्टर पी बार को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 2 पी बार. ये इसका मतलब ये भी होता है कि जो ये 2 पी बार वेक्टर है, इसका डायरेक्शन और पी बार का डायरेक्शन है सेम. सिर्फ 2 पी बार में मैग्नीट्यूड क्या है, डबल. तो ये जो नया, ये क्या बन गया, नया वेक्टर बन गया. तो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर p bar with a scalar s gives you a new vector sp bar. इसका नाम चेंज कर देंगे, इसको बोल देंगे q bar, which has the same direction of p bar but magnitude s times of p. तो अगर मैं एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो नया प्रोडक्ट वेक्टर मिल रहा है कि स्केलर मिल रहा है, वेक्टर. उसका डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट. अब ये स्केलर नेगेटिव भी हो सकता है. तो अगर मैं -2 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, डायरेक्शन इज अपोजिट, राइट. तो यू नीड टू रिमेंबर द बेसिक थिंग्स. तो बहुत सिंपल है. तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर गिव्स यू अ न्यू वेक्टर in the same direction but different magnitude. So multiplication of a vector p bar by a scalar s bar, बराबर, बराबर, यस. स्केलर है, स्केलर, हाँ. तो बाय स्केलर s gives a new vector. let us say, उसका नाम रख देते हैं say q bar. तो multiplication of a vector p bar by a scalar s gives a new vector q bar such that it has same, क्या सेम था, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड. तो बट मैग्नीट्यूड s टाइम्स ऑफ p bar, मैग्नीट्यूड s टाइम्स ऑफ p bar. तो ये पहला ऑपरेशन है. पहले ऑपरेशन में आपने एक वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया, स्केलर से. किससे किया, स्केलर से. दूसरा ऑपरेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. तो इन सेकेंड ऑपरेशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स. और इसमें भी दो केसेस है. पहला केस, जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और ऐड कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो. फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर थे p बार एंड q बार. मैं इनको ऐड कर सकता हूं इफ एंड ओनली इफ बोथ हैव सेम डायरेक्शन. इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा व्हेन दे हैव अपोजिट डायरेक्शन. तो दो केसेस बनेंगे. एक होगा सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, ऐड. और अपोजिट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट. सेम क्या होगा, ऐड. अपोजिट क्या होगा. और लॉजिकली भी सोचो, अल्टीमेटली प्रॉब्लम आपका वही आता है ना, कि ये सब हमको कहाँ काम में आएगा. सो सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल.
बहुत जगह पे काम में आता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सपोज मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा 3 डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 इस डायरेक्शन में। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? 3 आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन क्या था और मैग्नीट्यूड कितना था 3। फिर वापस से 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ सेम डायरेक्शन में, बराबर, कितना हो गया 5। क्या किया आपने? ऐड क्यों किया? क्योंकि दोनों डायरेक्शन क्या था सेम। अब इमेजिन मेरा डिस्प्लेसमेंट है 3 अलोंग ईस्ट, फिर है 2 अलोंग वेस्ट। व्हाट डिड यू डू? क्यों ऐसा? वेरी गुड। तो फाइनल क्या था? 1 आई कैप। बिना सोचे आपने मुझे मेरा न्यू पोजीशन बता दिया। तो व्हाट इज माय पोजीशन? 1 मीटर ड्यू ईस्ट। सपोज आई वेंट 3 आई कैप, मतलब 3 मीटर इन ईस्ट, एंड आई वेंट बैक 5 मीटर इन वेस्ट, -2 आई कैप, मतलब व्हाट इज माय न्यू पोजीशन? 2 मीटर वेस्ट। तो क्योंकि हमको बहुत जगह पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है, इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए। तो बिना समझे, बिना पता हुए आपने बता ही दिया। आपने 3-4 चीजें बता दी मुझे। नंबर 1, आप ऐड करके जब बता रहे थे या सब्ट्रैक्ट करके बता रहे थे, तो आपने दोनों वेक्टर्स को तब ऐड किया जब दोनों का डायमेंशन सेम था, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो देखो वह लिखा ही हुआ है। सबसे पहले ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स है ना, वहां पे एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा है? पढ़ो। 2.3.2 में होगा वो। क्या लिखा हुआ है? द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 or more vectors of the same physical quantity। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कंडीशन क्या है? बोथ शुड हैव सेम डायमेंशन, मतलब बोथ शुड बी सेम फिजिकल क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स फोर्स, वेलोसिटी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन। यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। आगे ये लिखा होगा, जैसे मैंने अभी बोला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी gives rise to a single vector which produces same effect as that of all the vectors together। सिंगल वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर था? कौन सा था ये? रिजल्टेंट। मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो मिलता है वो कौन सा वेक्टर होता है? रिजल्टेंट। तो इसलिए हमने पहले रिजल्टेंट वेक्टर इंट्रोड्यूस किया था वहां पे। अब डिफाइन कर देंगे इसको धीरे धीरे। तो सबसे पहले ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है वो समझ लो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हाँ, ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, एक ही बात है, ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी gives rise to a single vector which produces same effect as that of all the vectors together, effect as that of। यहाँ पे 2 है तो both the vectors together या तो all the vectors together। और आपको याद है ये सिंगल वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। तो इस केस में इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा आर बार, इसको आप लिखोगे पी बार प्लस क्यू बार। और अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज पी प्लस क्यू। ऐसा लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने इसलिए पहले बता दिया था कि मैग्नीट्यूड लिखने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार तुम मॉड यूज करोगे। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू यूज मॉड, बस इतना लिख दो, या तो आर इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख दो, चलता है। करेक्ट, राइट। तो हमने मैग्नीट्यूड को ऐड कब किया?
जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या था, सेम। तो व्हेन यू हैव टू वेक्टर्स p बार एंड q बार इन द सेम डायरेक्शन, then the magnitude of the resultant is mod of p bar plus mod of q bar, या फिर सिंपली p plus q, r इक्वल टू p plus q। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो तो एडिशन होता है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, p plus q। और डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम। तो आर बार का डायरेक्शन क्या है, सेम। है तो क्लियर, क्लियर। लेकिन जब आपके पास डायरेक्शन अपोजिट हो, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ टू फोर्सेस। इमेजिन ये एक फोर्स है F1 बार, ये एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है। इमेजिन हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है F2 बार, ये उसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, सेम ऑब्जेक्ट पे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, F1। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों ऐसा, F2 क्यों नहीं बोला आपने, F1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो व्हेन यू सबट्रैक्ट टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट वेक्टर हैज द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर। तो जो वेक्टर बड़ा होगा उसका डायरेक्शन। एंड व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड। अभी भी कुछ लोग लॉस्ट है, कोई तो अलग दुनिया में घूम रहे हैं, इधर दुनिया में आओ, फिजिक्स में आओ। वेक्टर के पास कौन से दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब आप दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो नया क्या बनेगा, वेक्टर। तो उसका वापस से क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पिछले केस में जब आपने ऐड किया तो मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आपने क्या बोला, p plus q। डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम। लेकिन जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद डायरेक्शन क्या होगा, F1, क्योंकि F1 क्या है, बिगर वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, F1 minus F2। So when you have two vectors in opposite direction, the direction of resultant vector is that of the bigger vector and the magnitude is the difference in the magnitude of the two vectors। तो जब आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर बार, ये हो गया आर बार। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन इज दैट ऑफ बिगर वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूं तो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ F1 माइनस F2। अब मॉड क्यों लिया, ये तो मुझे दिख रहा है ना, F1 बड़ा है F2 छोटा है, तो मैं लिख सकता था R इक्वल टू F1 माइनस F2। लेकिन सपोज मेरे पास डायग्राम नहीं थी, तो कैसे समझेगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, नहीं समझेगा ना। फिर क्या करोगे, माइनस करके क्या ले लोगे, मॉड। गुड। तो रिमेंबर दिस, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, so when we subtract two vectors, और सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट तब होता है जब डायरेक्शन अपोजिट हो, हमारी मर्जी से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है वो। ऐड कब होता है, जब डायरेक्शन सेम हो, और सब्ट्रैक्ट कब होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो। so when we subtract two vectors, the resultant vector has the direction of, बिगर वेक्टर, दोनों में से जो भी बड़ा होगा, एंड मैग्नीट्यूड, and the magnitude is equal to, the difference, is equal to the magnitude of difference। मैग्नीट्यूड को तुमने क्या लिया है, मॉड। मॉड को क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड। एंड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर।
अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हर बार दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा या अपोजिट होगा, ऐसा नहीं भी होता ना, ऐसा नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो पहला वेक्टर था, लेट अस से ए बार, इमेजिन वो ओ से स्टार्ट हुआ, पी पे खत्म हो गया, ये आ गया ए बार। और एक दूसरा वेक्टर है क्यू बार, वो क्यू वेक्टर पी से स्टार्ट, सॉरी बी बार बोल देता हूँ। तो जो दूसरा वेक्टर है वो है बी बार, वो पी से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म हो रहा है, क्यू पे। अब ये जो दो वेक्टर है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं। अपोजिट है क्या? नहीं। तो ऐड कैसे करोगे फिर? पिछले टॉपिक में आपने बोला सेम डायरेक्शन तो ऐड करो, अपोजिट तो सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ तो ना डायरेक्शन सेम है ना ही डायरेक्शन अपोजिट है, तो करेंगे क्या फिर यहाँ पे? तो ऐसे केसेस में एक हम लोग लॉ यूज करते हैं। अगला टॉपिक, लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो ट्राइंगल लॉ है, उधर लो प्रिंट हो गया, लो। इट इज नॉट लो, इट इज लॉ, LAW। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आगे आपका मेन वेक्टर अलजेब्रा चालू होगा। और जिनको वेक्टर अच्छे से समझ में आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और ग्रेविटेशन के और मोशन के बहुत सारे क्वेश्चंस बिना सॉल्व किए आंसर बताओगे, जस्ट बाय लुकिंग, डन, खत्म। और जिनको अच्छे से समझा, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स नाम का सब्जेक्ट आता है, कंपलसरी सब्जेक्ट है फॉर ऑल ब्रांचेस। और सबसे ज्यादा AT KT उसी में लगता है। अलाउड टू कीप टर्म मतलब फेल हो गए, अगले सेमेस्टर में भेज दिया। दूसरे सेमेस्टर में वापस फेल हो गए मैकेनिक्स में, तीसरे में भेज दिया। तीसरे में वापस फेल हो गए मैकेनिक्स में, चौथे में भेज दिया। चौथे में फेल हो गए, बाकी सब पास हो, YD हो जाएगा। क्योंकि पहले सेमेस्टर का सब्जेक्ट मैक्सिमम आप फोर्थ सेमेस्टर तक रख सकते हो। बाकी सब पास हो गए, मैकेनिक्स रह गया। और ऐसा होता है, इसको क्रिटिकल केस बोलते हैं। क्रिटिकल केस मतलब आपका बाकी सब पास है, लेकिन पहले सेमेस्टर का सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो यू कैनॉट गो इनटू थर्ड ईयर। और सबसे ज्यादा केस है मैकेनिक्स का ऐसा होना। और मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा लगता है वेक्टर्स, और वेक्टर्स के बेसिक्स नहीं होते तो उधर कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, विल मेक इट सिंपल, बट ध्यान होना चाहिए। तो पहले प्रॉब्लम क्या था, हमको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है। पहले भी हमने वही किया, पी और क्यू का रिजल्टेंट फाइंड किया, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। फिर हमने वापस से वही किया, F1 F2 का रिजल्टेंट फाइंड किया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। ये केस ऐसा है कि ना डायरेक्शन सेम है ना डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे हमको एक लॉ बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत सिंपल सा रूल है। रूल ये है कि जो रिजल्टेंट है, अब पहले तो देखो ट्राइंगल लॉ क्यों बोला है, ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? दो। तो ये ट्राइंगल कंप्लीट है क्या? नहीं, इनकम्प्लीट है। राइट। तो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, स्टेटमेंट में ऐसा लिखा होगा, कहीं तो लिखा होगा इनकम्प्लीट ट्राइंगल। लिखा है? लिखा है? हाँ, लिखा है ना? ठीक है, मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान दो, चलो सब ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे। इफ इफ टू वेक्टर्स, if two vectors of the same type, मतलब रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, दोनों डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेलोसिटी, दोनों एक्सेलरेशन, दोनों फोर्स, if two vectors of the same type are represented in magnitude and direction, by two sides, of an incomplete triangle, then the resultant is represented in magnitude and direction, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of triangle.
देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट होगा किससे, थर्ड साइड से, इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल और ये जो रिजल्टेंट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स एट हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ऐसा आएगा, तो ये आ गया आर बार विच इज ए बार प्लस बी। अब मैं स्टेटमेंट को पूरा नहीं कंप्लीट करूंगा, वो लिखा हुआ है आपके बुक में, और नोट्स में थोड़ा सा वर्डिंग आगे पीछे, मतलब सेम है, हो सकता है एक आध चीज मैंने आगे पीछे लिख दी हो। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्राइंगल of the same physical quantity, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side, right? And the resultant starts from tail of first vector and ends at head of second vector। बराबर। तो कल मैंने आपको यही तो बताया, मैं जो बोल रहा था कि ध्यान दो यहाँ पे, कल मैंने क्या बोला आपको, ए से स्टार्ट हुआ बी पे गया, बी से स्टार्ट हुआ सी पे गया, राइट, ए से स्टार्ट होके बी पे गया, बी से गया सी पे, तो फाइनली कहां से कहां गया, तो वही तो ट्राइंगल लॉ है, वही ट्राइंगल लॉ है, इट वाज नथिंग डिफरेंट, सिर्फ अभी हमने इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया हमने। तो इफ अभी ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम टाइप, क्योंकि अल्टीमेटली तुम क्या करने वाले हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कब करते हो, व्हेन द वेक्टर्स आर ऑफ सेम टाइप। सो इफ टू वेक्टर्स of the same type या फिर representing the same physical quantity, same type मतलब same physical quantity, are represented in magnitude and direction by two sides of incomplete triangle, क्योंकि ट्राइंगल कंप्लीट नहीं था, दो ही साइड्स थे, और आगे टेकन इन ऑर्डर भी लिखा होगा, लिखा है टेकन इन ऑर्डर, लिखा ही होगा, टेकन इन ऑर्डर लिखा होगा। मैं थोड़ा थोड़ा वर्ड बाद में ऐड करते जाता हूँ, क्योंकि एकदम से बता दिया तो फिर सब कंफ्यूजन खिचड़ी बन जाएगा अंदर। तो ये जो दो वेक्टर्स है which are representing sides of incomplete triangle, they are taken in order. Why taken in order? एक बात बताओ, B बार कहां से स्टार्ट हुआ, P मतलब P A था एंड पॉइंट ऑफ A, और यही पॉइंट P है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ B, क्लियर, राइट। टेकन इन ऑर्डर मतलब जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज व्हाई टेकन इन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो टेकन इन ऑर्डर बोलने का मतलब ये है, हेड ऑफ ए इज टेल ऑफ बी, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्राइंगल, टेकन इन ऑर्डर, जहां पहला खत्म हो वहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल starting from tail of first vector and ending at head of second vector. Clear यहाँ तक? Good. What is the magnitude of r bar? Magnitude, हाँ, नहीं आएगा a plus b। a plus b कब आता है, जब डायरेक्शन सेम हो, सेम है क्या, नहीं, राइट, तो a plus b नहीं आएगा, तो क्या आएगा वो आगे देखेंगे। तो ये याद रखना, यहाँ पे जब ए बार और बी बार का डायरेक्शन सेम नहीं हो, इधर तुमने लिखा था, क्या लिखा था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखा था, P प्लस Q, ऐसा क्यों लिखा था हमने, डायरेक्शन क्या था, सेम। मैंने एग्जांपल इसलिए तो दिया था आपको, 3 कदम फिर 2 कदम, आपने बोला 5, 3 I cap 2 I cap, you said 5 I cap, because direction was same, but here you do not have direction same, तो मैग्नीट्यूड इज नॉट a प्लस बी, तो वो कितना है वो अगले टॉपिक में, वो पैरेललोग्राम लॉ में देखेंगे हम लोग, अगले टॉपिक में देखेंगे। ऐसा क्यों मैं बताऊंगा आगे। ट्राइंगल लॉ हमको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना होता है, स्टेटमेंट हो गया खत्म, इसमें हमको डिराइव कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना वो बाद में समझेगा जब पैरेललोग्राम लॉ स्टार्ट होगा तब। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ये जो ट्राइंगल लॉ है, इट कैन बी यूज्ड to show two important properties of vector addition।
अभी वेक्टर एडिशन के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो शो करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो कौन से दो प्रॉपर्टीज, एक को बोलते हो कम्यूटेटिव, एक को बोलते हो एसोसिएटिव। तो ट्राइंगल लॉ कैन बी यूज्ड, triangle law can be used to show, number one, vector addition is commutative. Vector addition is commutative. अब एक कम्यूटेटिव का मतलब क्या है समझ लो। देखो कम्यूटेटिव का मतलब तो इतना होता है, अगर मेरे पास दो वेक्टर है पी बार और क्यू बार, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो पी बार में क्यू बार ऐड करो या फिर क्यू बार में पी बार ऐड करो, एक ही बात। आप बोलोगे है तो एक ही बात होती है ना, 2+3 3+2। अरे वो स्केलर होता है, ये वेक्टर है। मैंने इसलिए बोला कि स्केलर के अलजेब्रा के रूल्स यहाँ पे हर बार एप्लीकेबल होंगे ऐसा नहीं है। यू आर राइट, 2+3 इज 3+2, 2×3 इज 3×2, बराबर। वेक्टर में वैसा नहीं होता। वेक्टर में पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू क्यू बार प्लस पी बार, ओके। लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो नॉट ओके। तो हमको ये पहले शो करना पड़ेगा कि ऐसा सच में होता है। तुम पी पहले लो, क्यू बाद में, ओके, दोनों को ऐड करो, या अदर वे राउंड। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो लेट अस सी, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, सम वेक्टर, दिस इज पी बार, सम वेक्टर, दिस इज क्यू बार, ओके। लेट अस से इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, दिस इज ए, दिस इज लेट अस से पॉइंट बी। तो मेरे पास दो वेक्टर है। व्हाट वाज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है? टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर मतलब कौन? ओ। और हेड ऑफ मतलब कौन? बी। तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट। इसको मैं फिलहाल बोल देता हूं R1 बार। तो व्हाट इज R1 बार? पी बार प्लस क्यू बार। ये जो R1 बार है ना, R1 बार इज पी बार प्लस क्यू बार। सही है, राइट। आपने यहाँ पे सिर्फ ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया, बाकी कुछ नहीं किया। क्या किया? यहाँ पे ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया है। कौन सा लॉ अप्लाई किया है? ट्राइंगल लॉ। और ट्राइंगल लॉ का रूल आपको पता था, रिजल्टेंट इज थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल विच स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट एंड एंड्स एट हेड ऑफ सेकेंड। तो टेल ऑफ फर्स्ट मतलब कौन? ओ। हेड ऑफ सेकेंड मतलब कौन? बी। तो रिजल्टेंट कहां से कहां गया? ओ से बी, बराबर। तो इसको मैंने बोल दिया R1 बार विच इज नथिंग बट OB बार, क्योंकि O से स्टार्ट होके कहां तक गया? B तक। क्लियर? अब हमको Q बार में P बार ऐड करना है। किसमें क्या ऐड करना है? Q बार में P बार। लेकिन वेक्टर ट्राइंगल लॉ का रूल क्या था? ट्राइंगल लॉ का रूल क्या था? जहां पे पहला वेक्टर खत्म होता है वहां से दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये तो आपने राइट हैंड साइड सॉल्व कर लिया ना। राइट हैंड साइड क्या था? पी बार प्लस क्यू बार। पहला वेक्टर कौन है? पी। वो जहां खत्म हो रहा है वहां से कौन स्टार्ट हो रहा है? क्यू, बराबर। तो ट्राइंगल लॉ लगा लिया, यस, क्योंकि वो कंडीशन था, जहां पहला वेक्टर खत्म हो वहां से दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। अब क्यू बार प्लस पी बार करने जाओगे तो होगा नहीं। अच्छा, वो लेफ्ट हैंड साइड था क्या? ओके, वो लेफ्ट हैंड साइड था, कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड था, तो ये राइट हैंड साइड बन जाएगा। दिस इज RHS, दिस इज इक्वल टू क्यू बार प्लस पी बार। पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे ट्राइंगल लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है? यस और नो? इफ यस, हाउ? इफ नो, व्हाई? व्हाट वाज द कंडीशन फॉर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो वहां से दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पहला वेक्टर कौन है? तो क्यू खत्म हो रहा है बी पे, हो रहा है ना। वहां से दूसरा वेक्टर कौन है? पी। स्टार्ट हो रहा है क्या? तो अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हो। क्यों? यही तो इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज बोल रहा हूं ये समझ में आया? तो पैरेललोग्राम लॉ अगला लॉ, और ट्राइंगल लॉ ये दोनों सेम चीज है, दे आर नॉट डिफरेंट। सिर्फ आपके बुक में दो टॉपिक करके रख दिए। एक वेक्टर के पास कौन से दो प्रॉपर्टी होते हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड हम किससे दिखाते हैं? एरो हेड नहीं, मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और डायरेक्शन, अगर मुझे वेक्टर को चेंज करना हो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, या फिर डायरेक्शन, या फिर दोनों। जब तक ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब इस सेगमेंट का जब तक लेंथ चेंज नहीं हो रहा, लेंथ चेंज किया तो वेक्टर चेंज हो गया। अब तुम पी बार नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि तुमने क्या चेंज कर दिया? लेंथ। बराबर। तो अगर आपने लेंथ चेंज किया तो वेक्टर नया बन गया। अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो फिर भी वेक्टर नया बन गया, क्योंकि वेक्टर के पास दो प्रॉपर्टी थे, एक था मैग्नीट्यूड, एक था डायरेक्शन। जब तक हम लोग मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं करते, तब तक वेक्टर में कोई चेंज होता है क्या? होता है क्या? पक्का बता, होता है क्या? नहीं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं ये वेक्टर को उठाऊंगा यहां से, मेरी मर्जी उसको उधर रख के आऊंगा, क्योंकि ना डायरेक्शन चेंज किया ना मैग्नीट्यूड चेंज किया। किया क्या हमने चेंज? नहीं, लेंथ भी उतना, डायरेक्शन भी वही है। तो इसका मतलब वेक्टर्स को आप कहीं पे भी रख सकते हो, कंडीशन है यू कैन नॉट चेंज मैग्नीट्यूड, यू कैन नॉट चेंज। तो इसको उठा के फिर यहां रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आया कुछ फर्क? नहीं, नहीं आया ना। तो कर दिया हमने वैसा, कर दिया शिफ्ट, राइट। तो अगेन आई विल रिपीट अगेन, प्रॉब्लम ये था, पहला वेक्टर था आपके पास पी बार, दूसरा था आपके पास क्यू बार। पी बार प्लस क्यू बार करने गए तो ट्राइंगल लॉ एप्लीकेबल है, क्योंकि जहां पे पहला वेक्टर पी बार खत्म हो रहा है, वहां पे दूसरा वेक्टर क्यू बार स्टार्ट हो रहा है, चलता है। तो रिजल्टेंट आएगा ऐसा, फाइन। लेकिन जब मैं क्यू बार में पी बार ऐड करूंगा तो वैसा कर नहीं सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जहां क्यू बार खत्म हो वहां पे कौन स्टार्ट होना चाहिए? तो एक काम करो, या तो पी को शिफ्ट कर लो या क्यू को शिफ्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी, उसको शिफ्ट करो। राइट, करेक्ट। हमने शिफ्ट करते वक्त मैग्नीट्यूड चेंज किया नहीं, डायरेक्शन चेंज किया नहीं, तो चलेगा। फिर एक काम करते हैं, शिफ्ट करने की जगह पे, शिफ्ट करने की जगह पे मैं सिर्फ इतना काम करूंगा छोटा सा। आपको पता है पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है? पता है? अपोजिट सर। तो फिर इसको उठा के यहां रख दिया, तो ये दोनों पैरेलल है, यस। मैग्नीट्यूड सेम है, यस। डायरेक्शन सेम है, यस। तो फिर ये कौन सा वेक्टर है? पी बार। इसके साथ भी मैं वही करूंगा, मैग्नीट्यूड सेम है, यस, सेम है ना, डायरेक्शन सेम है, यस। तो ये कौन है? सिर्फ इसको नया नाम दे रहा हूं, ये ओ ए बी, इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर सी। क्लियर? अब आप एक काम करो, क्यू बार में पी बार ऐड करो। क्यू बार कहां से स्टार्ट हुआ? क्यू बार कहां खत्म हुआ? राइट। प्लस पी बार, पी बार कहां से स्टार्ट हो रहा है? मतलब ट्राइंगल लॉ की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जहां पे पहला वेक्टर खत्म होगा वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया। यस, हो गया ना? पक्का? तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इज थर्ड साइड स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट, मतलब ओ, एंड एंड्स एट हेड ऑफ। तो ऐसा मिलेगा। इसको बोल देते हैं आर टू बार। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? आर टू बार। लेकिन आर टू बार कहां से स्टार्ट हुआ, कहां खत्म हुआ? तो ये क्या आ गया? वो भी तो ओ बी बार था, ये भी क्या है? ओ बी बार है, तो दोनों सेम है। यस। तो वेक्टर एडिशन में आप पी बार प्लस क्यू बार लिखो या क्यू बार प्लस पी बार लिखो, इज द सेम थिंग। ए बार प्लस बी बार लिखो या बी बार प्लस ए बार लिखो, इज सेम थिंग। राइट? क्लियर? ओके, पक्का? जी, ओके। तो अभी सेकेंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, मैंने यहाँ पे लिखा ना, ट्राइंगल लॉ कैन बी यूज टू शो नंबर 1 वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ओके, एंड वेक्टर एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव। तो ये कम्यूटेटिव था। कम्यूटेटिव में ऑर्डर, ऑर्डर डजंट मैटर। पी बार प्लस क्यू बार प्लस पी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार। एसोसिएटिव, तो मुझे पहले बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट? हाँ, नहीं, मेरे को वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लिख रहा हूं मैं, मुझे एसोसिएट इस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग
पता करना है आपसे, क्योंकि फिजिक्स में प्रॉब्लम यही है ना कि अगर आपको एक बार इंग्लिश में इसका मतलब पता है तो समझ में आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट? ग्रुप करना, ओके। कनेक्ट करना बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल यू आर एसोसिएटेड विथ मी, हो ना, बिकॉज यू हैव ज्वाइन क्लासेस हियर, राइट। तो ग्रुप करना, कनेक्ट करना। अभी एसोसिएटिव का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास तीन वेक्टर है, ए बार है, बी बार है और सी बार है। मैं इनको ऐड कर रहा हूं, और आपको पता है दो वेक्टर को ऐड करोगे तो नया क्या मिलेगा वापस से? वेक्टर। अभी तो देखा तुमने, दो वेक्टर को ऐड करके वापस से क्या मिल गया? वेक्टर। तो मैं अगर ए और बी बार को पहले ऐड कर लेता हूं तो ए प्लस बी क्या मिल जाएगा मेरे को? ए न्यू वेक्टर। आई विल गेट सम न्यू वेक्टर, ए बार प्लस बी बार इज सम न्यू वेक्टर। और उस न्यू वेक्टर में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? सी बार। अब मैंने सोचा कि काम करते हैं, ऐसा करने की जगह पे व्हाट आई विल डू इज, तो देखो एसोसिएट मतलब ग्रुप, पहले ए और बी का ग्रुप था, अभी बी और सी का ग्रुप है। मतलब पहले बी ए के ग्रुप में था, बी ए के साथ एसोसिएटेड था, अब बी किसके ग्रुप में है? सी। किसके एसोसिएटेड है? सी। तो अगर आपको तीन चार वेक्टर को ऐड करना है तो आप एसोसिएशन आपके हिसाब से करो, ए प्लस बी पहले कर लो, फिर सी ऐड करो, या फिर बी प्लस सी को ऐड करके उसको ए में ऐड करो। इट्स द सेम थिंग। अब कैसे? देखो, इजी है। इसके लिए तीन वेक्टर चाहिए आपको, यूनिट थ्री वेक्टर्स। आई विल ड्रॉ थ्री वेक्टर्स। दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, दिस इज सी बार। ओके। तो डायग्राम थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, आई डोंट रिमेम्बर मैंने एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ किया था, नाम क्या दिया था, आई डोंट रिमेम्बर, बट ठीक है। ये बी बार है और ये सी बार है। नोट्स में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, हो सकता है रोटेटेड हो, मे बी पॉसिबल, आई डोंट नो। पी क्यू एंड आर। लेफ्ट हैंड साइड क्या था? लेफ्ट हैंड साइड क्या था? किसका ग्रुप था? ए और बी का, और अलग से कौन था? सी। तो अगर मैं पहले ए बार और बी बार को ऐड करता हूं, ए और बी को, ट्राइंगल लॉ का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? यस। जहां पे ए बार खत्म हुआ वहां से कौन स्टार्ट हो रहा है? तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट कहां से कहां तक जाएगा? ओ से क्यू तक। इसको मैं नाम दे देता हूं R1 बार। तो ये बन जाएगा आपके पास R1 बार प्लस सी बार। करेक्ट? क्लियर? अब एक काम करो, अगले स्टेप में, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू शुड डू इज, जस्ट अ मिनट, अगले स्टेप में ए बार को और बी बार को भूल जाओ, क्योंकि अभी दो ही वेक्टर बचे, R1 और सी। बराबर। R1 और सी को ऐड करने के लिए ट्राइंगल लॉ यूज हो सकता है क्या? यस। वाई? क्योंकि जहां पे R1 बार खत्म हो रहा है वहां से सी बार स्टार्ट हो रहा है। तो व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्टेंट? O टू R, O टू R। ये आ गया फाइनल रिजल्टेंट आपका, राइट। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, नाम चेंज कर दो, क्या फर्क पड़ा, एस बोल दो, एस। ठीक है, ये एस आ गया, एस। ओके, इसको बोल देंगे एस। तो व्हाट इज द फाइनल रिजल्टेंट? आर बार। कहां से स्टार्ट हुआ आर बार? ओ से। कहां खत्म हुआ? एस तक। तो ये क्या बन गया फाइनली? आर। ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज अ वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड एंड्स एट एस। सही है। अब RHS करके देखते हैं, राइट हैंड साइड करके देखते हैं। हाँ ओके, ये नहीं था। We had this particular diagram. ओके, अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। RHS, व्हाट वाज RHS? किसका ग्रुप था? बी और सी का। बराबर। तो पहले किसको ऐड करोगे? बी बार और सी बार। बी बार और सी बार। ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस। यस और नो? यस। वाई? बिकॉज जहां पे बी बार खत्म हुआ वहां से सी बार स्टार्ट हुआ, तो रिजल्टेंट इज फ्रॉम P टू S।
रिजल्टेंट इज फ्रॉम पी टू एस। तो ये जो हमने लिखा है आर एच इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूंगा ए बार प्लस ये बी प्लस सी जो है ना, इसको बोल देंगे आर टू बार। ये क्या बन गया? आर टू बार। बराबर, सही है? पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, यस और नो? नहीं तो आगे नहीं जा सकते हम जब तक आई डोंट हैव आंसर फ्रॉम योर साइड। इज इट करेक्ट? यस। अब अब किसको किसको ऐड करना है? एक और, तो बी और सी को छोड़ दो, क्योंकि आर टू ये किसकी वजह से आया था? बी और सी, तो इनका काम खत्म हो गया। अब किसको ऐड कर रहे हो? ए। किसमें? आर टू। ट्राइंगल लॉ एप्लीकेबल है? यस। रिजल्टेंट विल स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड एट, और ये भी आ जाएगा आपके पास आर बार। तो पिछले केस में जब आपने ए और बी का ग्रुप किया था, उसमें सी ऐड किया था, तो रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट हुआ था? ओ से। खत्म कहां हुआ था? एस पे। यहाँ पे जब आपने बी और सी का ग्रुप किया है और उसमें ए ऐड किया है, तो वेयर इज रिजल्टेंट? स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड एंडिंग एट। तो दोनों केस में सेम आया। यस। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ए बार प्लस बी बार, ए ग्रुप प्लस सी बार, मतलब ए बार एंड बी बार आर एसोसिएटेड प्लस सी बार, एंड देन ए बार प्लस बी बार एंड सी बार आर एसोसिएटेड। तो दोनों आ गए सेम। हेंस यू कैन प्रूव वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। क्लियर यहां तक? गुड, पक्का, श्योर श्योर। तो बाकी का आप देखते हैं हम लोग कल।